गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल क्रिस साइंस एंड इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम लोग अंग्रेजी का एक छोटा सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस का मतलब तो इसका परिभाषा हम देख लेते हैं पहले कि जब एक साधारण वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जोरदार कथन। तो इसका देखिए आपके सामने लिखा होगा कि जोरदार कथन बनाने का नियम। एम्फैटिक सेंटेंस केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर ही लागू होता है। तो क्या बोला जाता है कि जोरदार कथन जो है ये क्या होता है? प्रेजेंट और पास्ट पर ही लागू होता है। इसका नियम कहता है 1 नंबर कि यदि सेंटेंस या वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तो सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट के ठीक बाद डू और डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या बोला? पुनः हम एक बार को समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तो सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे? डू और डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दूसरा नियम है कि एम्फैटिक सेंटेंस में हमेशा भी1 का प्रयोग होता है। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि एम्फैटिक सेंटेंस में सदैव भी1 का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग छोटा सा एग्जांपल 2-4 देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक तरफ लिखा हुआ नॉन एम्फैटिक सेंटेंस, दूसरी तरफ लिखा है एम्फैटिक सेंटेंस। मतलब जिधर नॉन एम्फैटिक सेंटेंस रहेगा आपको उधर टेंस के वाक्य देखने को मिलेंगे और इसी को जब हम बदलेंगे उस तरफ तो क्या हो जाएगा? वो एम्फैटिक सेंटेंस। तो एग्जांपल लेते हैं हम 1 नंबर, आई रीड अ बुक, यू गो टू स्कूल, शी राइट्स अ लेटर। अब 3 वाक्य है अपने पास, इसको हमको एम्फैटिक बनाना है। तो जैसा कि नियम बताया गया है कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तो सब्जेक्ट के ठीक बाद उसके पर्सन के अनुसार डू और डज का प्रयोग कर लेंगे। तो आई हमने यहाँ लिख दिया। आई फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन? तो फर्स्ट पर्सन जब होता है तो किस साथ क्या लगाते हैं? डू। बाकी जितने चीज बचेंगे आपको जो कहते हैं लिख देना। तो आई डू रीड अ बुक, ये आपका एम्फैटिक सेंटेंस बन गया। दूसरा देखते हैं, यू गो टू स्कूल, तो क्या बन जाएगा? यू डू गो टू स्कूल, ये आपका दूसरा बन गया। और तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, सी राइट्स अ लेटर, तो क्या हो जाएगा? सी डज। अब यहाँ देखने वाला बात है कि राइट्स भी5 है जबकि एम्फैटिक में बताया गया है कि हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? भी1 का। तो सी डज राइट अ लेटर। क्या इतना आपको समझ में आया? एक बार और समझेंगे इसको हम लोग। क्या बताया गया है कि आई रीड अ बुक, तो क्या बना लेंगे? आई डू रीड अ बुक। यू गो टू स्कूल, तो क्या बना लेंगे? यू डू गो टू स्कूल। सी राइट्स अ लेटर, क्या बनाएंगे? सी डज राइट अ लेटर। पुनः हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाक्य के बारे में समझते हैं। तो फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए तो नियम नंबर 3 कहता है कि यदि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? डीड। लिखा गया है कि यदि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद डीड का प्रयोग कर लेते हैं। नंबर 4 नियम है कि इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे? भी1 का प्रयोग कर लेते हैं। तो इतनी आपको बातें समझ में आई तो हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, उदाहरण कर लेते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं हम, आई वेंट देयर, you brought a pen, she saw you there, they caught a tree। आपके सामने 4 एग्जाम्पल है। अब इसको नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक बनाकर देखते हैं कि आपको बनाने आता है या नहीं आता, किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। तो आई वेंट देयर, क्या बनाएंगे? आई डिड गो देयर। तो क्या समझ में आपको दिखे? यहाँ वेंट लगा हुआ है, क्रिया का दूसरा रूप है जबकि यहाँ क्रिया का पहला रूप है। तो नियम के अनुसार हम लोगों ने देखा कि जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग कर लेंगे? डीड। और क्रिया कौन सा रूप?
ही वन। ठीक है, अब उसी प्रकार से सबको बना लेंगे। तो यू ब्रॉट अ पेन, तो क्या लिखेंगे? You did, इसका हो जाएगा ब्रिंग, क्या लिख देंगे? ब्रिंग ए पेन। थर्ड एग्जांपल, यू सॉ, सी सॉ यू देयर, तो सी डिड सी यू देयर। लास्ट एग्जांपल है दे कट ए ट्री, तो हो जाएगा इसका दे डिड कट ए ट्री। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, तो इसको आप लोग आगे एग्जाम्पल के थ्रू बनाने का कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, पुनः हम आगे देखते हैं। अब है हैव, हैज और हैड का प्रयोग। तो नियम नंबर 5 कहता है कि यदि वाक्य में हैव, हैज, हैड लगा हो तो हैव के स्थान पर क्या लगाएंगे? डू हैव। हैज के स्थान पर क्या लगाएंगे? हैड के स्थान पर क्या लगाएंगे? यही आपको 3 बातें याद रखनी है। यदि वाक्य में हैव रहे तो इसके स्थान पर डू हैव, हैज रहे तो और हैड रहे तो डिड हैव का प्रयोग करते हैं। नोट में एक बात आपको याद रखना है कि एम्फैटिक सेंटेंस में हैज तथा हैड का प्रयोग नहीं करते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई? तो आगे इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन एम्फैटिक सेंटेंस इधर रहेगा, उधर हम बना देंगे एम्फैटिक। जैसे आई हैव ए पेन, यू हैव ए बुक, शी हैज अ रेडियो, he had a friend। अब 4 सेंटेंस है अपने पास, 4 सेंटेंस में इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आई हैव ए पेन, बोलिए क्या हो जाएगा? आई डू हैव अ पेन। ये रहा आपका, देखिए बोला गया कि जहां हैव रहे उसके स्थान पर क्या देना है? डू हैव। अब दूसरे वाला है यू हैव अ बुक, तो हो जाएगा यू डू हैव अ बुक। तीसरा एग्जांपल है सी हैज अ रेडियो, तो क्या हो जाएगा? डज हैव अ रेडियो। ये आपका हुआ थर्ड एग्जांपल। और चौथा ही हैड अ फ्रेंड, तो बना देंगे ही डिड हैव अ फ्रेंड। ये रहा आपका चौथा एग्जांपल, जिसको आप लोगों ने समझा कि यदि सेंटेंस में हैव रहे तो डू हैव, हैज रहे तो डज हैव और हैड रहे तो डिड हैव। तो जैसा कि आपको नोट में बताया गया है कि वाक्य में हैज और हैड का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई? वेरी गुड। चलिए हम आगे देखते हैं। अब नियम नंबर 6 कहता है कि यदि वाक्य में प्लीज ऑब्लिक काइंडली लगा हो तो एम्फैटिक सेंटेंस में प्लीज काइंडली के तुरंत बाद डू का प्रयोग कर शेष वाक्यों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। एक बार और नियम को समझते हैं कि यदि वाक्य में प्लीज या काइंडली लगा हो तो एम्फैटिक सेंटेंस में प्लीज काइंडली के तुरंत बाद डू का प्रयोग कर शेष वाक्यों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ये सबसे आसान है, इसको हम लोग बना के देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर पहला दिया हुआ है कि प्लीज गिव मी अ पेन, काइंडली गो देयर, प्लीज कम इन। 3 एग्जांपल है अपने पास। अब इसको बनाने का नियम जो बोला गया, जहां प्लीज और काइंडली दिया इसके तुरंत बाद क्या जोड़ देना है? डू। बाकी जो कहते हो आपको उसी तरह लिख देना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लीज डू गिव मी पेन, ये आपका बन गया। दूसरा है काइंडली गो देयर, काइंडली डू गो देयर, ये रहा आपका सेकेंड। एंड थर्ड है प्लीज कम इन, तो क्या लिखेंगे? प्लीज डू कम इन। तो ये है आपका तीसरा वाक्य। इसको हम लोग इस प्रकार से बना लेते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई? वेरी गुड। तो अब हम लोग इस सेंटेंस का अंतिम नियम देखते हैं इस चैप्टर का। तो दिया गया कि यदि वाक्य इंपरेटिव या आदेशात्मक का हो,
इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य। तो इस वाक्य के शुरू होने से पहले किसका प्रयोग कर लेंगे? डू का। और बाकी जितने वाक्य आपके सामने बचेंगे ज्यों का त्यों लिख देंगे। नियम ये कहता है कि यदि सेंटेंस इंपरेटिव का हो, आदेशात्मक का हो, तो उस वाक्य से पहले इंफेटिक में डू जोड़ देंगे, बाकी सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। कम टुमारो, गो देयर, bring a glass of water। तो 3 सेंटेंस है अपने पास इंपरेटिव का। कम टुमारो, तो क्या करेंगे इसका? डू कम टुमारो। सेकेंड सेंटेंस है गो देयर, डू गो देयर। लास्ट सेंटेंस है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या लिखेंगे? डू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हम लोगों ने पढ़ा इंफेटिक सेंटेंस। यदि पूरी की पूरे वाक्य आपको समझ में आई होंगी तो अच्छी बात है। यदि ये वाक्य आपको समझ में नहीं आई तो पुनः वीडियो को आप लोग शुरू से देख सकते हैं और देखकर इसको समझ सकते हैं। ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।